हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़े होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी हद तक हम इसको 60% 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, देखो कोई भी फोटोन जो होता है ना, ठीक है ना, देखो व्हेन अ फोटोन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जब एक कोई भी फोटोन मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हम करते हैं तो फोटोन का जो एनर्जी होता है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, और किस वे में, दो तरीके से। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास ये क्या एक मेटल है, ठीक है, तो मैंने फोटोन इंसिडेंट किया, फोटोन के पास कितना एनर्जी है, एच म्यू एनर्जी है। ठीक है, इंसिडेंट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या क्या एनर्जी गेन किया। अच्छा, तो कुछ एनर्जी तो उसको सरफेस से बाहर निकलने में लगेगी, ठीक है ना। तो सरफेस से बाहर निकलने में जो एनर्जी लगी है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जो होता है ये मेटल पर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का मेटल हमारे पास है। ठीक है, समझ में आया। तो जो एच म्यू एनर्जी था तो किसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, तो कुछ एनर्जी तो निकल गया यहाँ पर उसको फोटोन को बाहर निकालने में। ठीक है, और कुछ एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास हमने एनर्जी कितना इंसिडेंट किया, एच म्यू। ठीक है, तो कुछ तो एनर्जी मेटल की सरफेस से निकलने में लग गया और बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसके पास मिल गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक फंडा है और कुछ नहीं है। तो जो एनर्जी हमारे पास था इंसिडेंट फोटोन का वो दो वेज में बढ़ जाता है। एनर्जी एक तो चाहिए टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं। अब देखो, वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नोड लिखा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको एज इट इज़ लिखा। ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में, ये फॉर्म मेरे पास ऐसे भी आ गई। तो यही है जो मैं इस फॉर्म में भी आप लिखोगे कैसे सच चलेगा, यही इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एग्जाम में प्रूव करने के लिए आए तो आप 2 लाइन में इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन लॉज। देखो, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ठीक है, अब ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको दिया है ना, ये आइंस्टाइन ने ही दिया था। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो देखो, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो, यदि मेरे पास जो म्यू था, म्यू क्या था, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी था। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यदि मेरे पास कम हो जाए, ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यदि हम डाल लेंगे, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है यदि हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। समझ में आया। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और यदि फ्रीक्वेंसी इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना एनर्जी हमने दिया था वो सिर्फ मेटल सरफेस तक आया, बाहर नहीं निकला यहाँ से। ठीक है ना, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं की है यदि म्यू किसके इक्वल हो जाए, म्यू नोड के इक्वल हो जाए। समझ में आया। अच्छा, दूसरा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो, इंटेंसिटी जो होता है ना लाइट का, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ फोटोन्स के, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, अच्छा, तो जब यदि नंबर ऑफ फोटोन से ज़्यादा आएंगे, यदि मान लो 3 फोटोन आए, ठीक है, अच्छा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। यदि 4 फोटोन आए तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। तो 4 फोटोन आ रहे हैं तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया।
तो जो इंटेंसिटी होता है वो नंबर ऑफ फोटोन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब जितने फोटोन आएंगे उतनी इंटेंसिटी है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे पास करंट भी तो उतना ज़्यादा ही आएगा। तो करंट किस पर निर्भर करता है? इंटेंसिटी पर। ऐसे ध्यान रख सकते हो, I फॉर इंटेंसिटी, I फॉर करंट। तो इंटेंसिटी पर कौन निर्भर करता है? वो करंट किस पर निर्भर करता है? इंटेंसिटी पर, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ से देख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली, देखो H तो कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आ गई, ठीक है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो निकल गया सरफेस से, यदि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तभी तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है ना, कोलिजन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या? कोलिजन की वजह से ही तो होता है। कोलिजन किसके बीच में? फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। फोटोन अपना एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है और मेटल से भाग जाता है। समझ में? और ये जो प्रोसेस होता है ना, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, कोई टाइम लैग इसमें नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। समझ में आया? ये प्रोसेस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। और डिले कितना होता है? लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड का, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैंने कहा कोई टाइम लैग नहीं होता। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमारे पास हमने ऊपर इक्वेशन क्या पढ़ा था? एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन को ना डब्ल्यू से भी लिखते हैं और फाई से भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यही तो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन थी जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी, ठीक है ना। समझ में आया? देखो तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखा, वर्क फंक्शन को क्या लिख लिया मैंने? एच म्यू नोड, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कल मैंने आपको बताया था जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो डायरेक्टली वो कितना होता है हमारे पास? ये वी नोड होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए, जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो कितना एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए? वी नोड। देखो वर्क डन कितना होता है? क्यों वी तो होता है, एनर्जी तो है, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वो पोटेंशियल हो गया। समझ में आया? तो वी नोड क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये हमने लिख लिया सिंपली, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। ई नीचे आ गया, तो मेरे पास ये बन गया इक्वेशन। समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो रिलेशन आ गया नहीं आ गया? देखो ये याद रखोगे तो बहुत आसान है, इधर उधर करके आप इस चीज़ को कर लोगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या आ गया? रिलेशन। यदि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के बीच में भी रिलेशन चाहिए, तो म्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। म्यू नोड क्या हो जाएगा? सी अपॉन में लैम्डा नोड, यहाँ पे रख दो, ठीक है। और सी हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत है? डाउट नहीं होना चाहिए, यदि है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। तो ये वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया। साफ सी बात है, देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा? यदि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, है ना। तो इंसिडेंट वेवलेंथ कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड से। समझ में आए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए ये कंडीशंस है हमारे पास। कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ, कल भी हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ ग्राफ्स किए थे, आज भी कुछ ग्राफ करेंगे जो हमारे पास सीधा इक्वेशन से संबंधित होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखो, देखो ये इक्वेशन हमने अभी अभी ऊपर भी किया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज़ हमने ये इक्वेशन क्या है ना, यदि मैं एच की मल्टीप्लाई कर दूँ तो एच म्यू अपॉन ही हो जाएगा ना, और ये एच म्यू नोड हो जाएगा, इसको मैं फाई लिख लूँगा, सिंपल है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, इससे मैंने ये रिलेशन आया है। अब इस रिलेशन की मदद से मेरे को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अब ध्यान से देखो, वी नोड को मैं क्या मान लेता हूँ? देखो ये तो है वी नोड इज इक्वल टू एच अपॉन में ये म्यू,
और ये वर्क फंक्शन हो गया मेरे पास ये। अब देखो इसको मैंने मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। ये मैथमेटिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है ना। m क्या है मेरे पास, स्लोप। क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया, m, या स्लोप हम m की इज इक्वल टू टेन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है ना। और ये कितना है, एच अपोन में ई, यानी एच अपोन में ई। आप देख सकते हो टेन थीटा क्या आ गया, एच अपोन में ई। यानी मैं स्लोप की मदद से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ये बात ध्यान रखना, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो। तो इस इक्वेशन को जब मैं प्लॉट करूँगा, देखो जब मैं x का वैल्यू 0 रख दूंगा तो y किसके इक्वल आ गया है, इसके। तो ये क्या इंटरसेप्ट है, तो y c के इक्वल आया ना। तो c क्या है मेरे पास, माइनस फाइव नॉट अपॉन में e। तो देखो ये वाला है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, माइनस फाइव नॉट अपॉन में e, ठीक है ना। सॉरी, ये यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे x तो 0 है, तो x 0 हो गया, माइनस फाइव नोड अपॉन में ई। तो देखो जब मैं x 0 कर दूंगा तो y इसके इक्वल ही तो आएगा, यानी v नोड किसके इक्वल आया मेरे पास, माइनस फाइव नोड अपॉन में ई। तो y तो मेरे पास ये होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, x, y स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी x। समझ में आ गई बात, ठीक है। यदि मैं y को 0 कर दूं, देखो ये पॉइंट देखो, यदि मैं y को 0 करने का मतलब ये 0 कर दूं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नोड के इक्वल आ जाएगी। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, टेन थीटा एच म्यू अपॉन ई, ये अब ध्यान रखना। अच्छा अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है किसी भी मेटल के लिए। वर्क फंक्शन जो होता है हमारे पास, हाँ वर्क फंक्शन तो किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी प्लैंक कांस्टेंट, ये। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। तो देखो इस चीज़ को आप ऐसे रखो, करंट जो है किस पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी पर, आई फॉर इंटेंसिटी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी यहाँ ब्रैकेट में लिखी है, तो इसको दिमाग में गार्ड बना के लिख ले, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। यदि हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाएं, तो देखो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन यही तो थी, के मैक्सिमम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। यदि मैं इसको इधर लिया हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होगी, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस के म्यू नोड। ये कांस्टेंट है, तो मैं एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। तो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, आएगी नहीं आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी इसको बात को ध्यान से देखना है, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो देखो के मैक्सिमम जो है मैंने क्या लिखा, एच म्यू माइनस के एच म्यू नोड। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। तो y तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, x आ गया फ्रीक्वेंसी। स्लोप क्या है, तो स्लोप मेरे पास सीधा क्या आएगा, h, यानी टेन थीटा किसके इक्वल आया है, h के। तो यदि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप की वैल्यू हमें क्या देगी, प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आए, ये बात ध्यान रखना। और जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या देगा, वर्क फंक्शन। देखो y इंटरसेप्ट क्या देगा हमें, वर्क फंक्शन देगा, माइनस में है ना। समझ में आ गई बात। तो ये बात एकदम दिमाग में गांठ बैठा लेना, ठीक है। यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट माइनस वर्क फंक्शन अपॉन में e, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। और यदि हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाएंगे तो सीधा वर्क फंक्शन। तो ये आप सीधा को याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा ना इसको इक्वेशन से भी बना सकते हैं। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है और कुछ नहीं। अब देखो फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मैंने आपको बताया था करंट किस पर निर्भर करता है, करंट जो है, करंट यानी आई किस पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी पर, ठीक है। करंट जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता, ये बात दिमाग में बैठा लो, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। करंट किस पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, ये मैंने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो
ये n नोड का मतलब म्यू नोड ही है यहाँ पे, ये n का मतलब फ्रीक्वेंसी है। देखो अब जो मेरे पास, जब हम कोई फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड मान लो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाली, ठीक है ना, म्यू, चलो म्यू फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दी, तो कुछ एच म्यू एनर्जी डाल दी, तो कुछ एनर्जी तो मेरी किस में खर्च होगी, सरफेस तक लाने में, कुछ बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो निकला है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो म्यू से मैं ज़्यादा कर दूंगा, म्यू नोड से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखूंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यदि बराबर कर दूंगा तो सरफेस पर आएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने घटाने से करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने ही फोटोन आ रहे हैं और उतना ही करंट आएगा। इंटेंसिटी के घटाने बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम निकलते हैं, लेकिन इंटेंसिटी तो हमारे लिए यहाँ क्या है, सेम है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ करंट और फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रहा है, तो इनके चेंज होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो म्यू नोड पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी करंट का, उसके बाद देखो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, करंट का वैल्यू यही है जो यहाँ पे था, सेम रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, करंट देखो यही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, करंट देखो यही है, ठीक है ना। सिर्फ करंट इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब ये मेरे पास किसके बीच में ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम लैग, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास देखो 0 से लेकर 10⁻⁻⁹ सेकेंड के तक के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, तो उसके इंटरेक्शन होने के बाद क्या होता है, इतना इंटरेक्शन लगता है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके पर्टिकुलर क्या आएगा, कोई करंट आएगा, ठीक है। और देखो टाइम बढ़ जाएगा, करंट उतना ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना टाइम पर तो निर्भर नहीं कर रहे, वो यदि इंटेंसिटी में घटाएंगे बढ़ाएंगे तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये करंट मेरा क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻13, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। देखो -19 में जब 10⁻6 कर देंगे -13 ही आएगा, ठीक है ना। एक है एनर्जी फोटोन की, देखो E = क्या होता है, एच म्यू, और म्यू क्या होगा, C/λ, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यदि आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे तो आप 1242 याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और ये वेवलेंथ किस में लेनी पड़ेगी आपको, फिर नैनोमीटर में, क्योंकि जब वेवलेंथ आप नैनोमीटर में लोगे तो ये ऊपर यूनिट यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो एक छोटा सा तरीका है बस कैलकुलेशन को आसान करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे h का वैल्यू लिखा प्लैंक्स कांस्टेंट, c का वैल्यू लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, और वेवलेंथ को हम किस में रखे, नैनोमीटर की फॉर्म में रखे, तो ये फॉर्मूला बना दिया 1242, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसमें मैं, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है ना मेरे पास, h और c तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो लैम्डा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान होता है यदि आप इस फॉर्म में याद रखोगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।